दोस्तों नमस्कार। जब संसद और सुप्रीम कोर्ट लापता हो तो फिर देश का सिस्टम चल कैसे रहा है, यह अपने आप में कोई अबूझ पहेली अब होनी नहीं चाहिए। सवाल यह नहीं है कि संसद की जरूरत कब पड़ती है, सवाल यह भी नहीं है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वयं में पहल यानी सुओ मोटो करता कब है। इस देश के भीतर में लोकतंत्र के मंदिर में जब नीतियां बनती है तो कोई आपसे यह कहे कि नीतियां बनाने वाले भी दरअसल कॉरपोरेट के प्यादे हैं, या फिर एक नेक्सस इस देश के भीतर में पैसे वालों का और पॉलिटिशियंस का चलता है। पॉलिटिशियंस की ताकत जिसे जनता देती है और कॉरपोरेट की पूंजी या रईसों की पूंजी जो मुनाफा दर मुनाफा कमाकर राजनीति साधने का मंत्र पॉलिटिशियंस को देती है। इस नेक्सस को तोड़ेगा कौन, और यह नेक्सस जब तक रहेगा तो फिर ऐसे में किसी घड़ी साज को अगर मोरबी पुल का मेंटेनेंस का कार्य दे दिया गया और उसे समझ में ही नहीं आया कि दरअसल सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है, वह कितना भार सह सकता है, उसमें कौन से बदलाव किए जाएं, तो फिर आश्चर्यचकित मत होइए। इस देश के भीतर में कमोवेश हर क्षेत्र के भीतर घड़ी साझी हैं। क्या वाकई अडानी जानते हैं इस देश के भीतर में वह पोर्ट भी चलाएं, एयरपोर्ट भी चलाएं, रेलवे भी चलाएं, पावर सेक्टर भी चलाएं, ट्रांसमिशन भी चलाएं, और होते होते वह इस देश के भीतर में अनाज और फल जहां पर जिस गोडाउन्स में रखे जाते हैं वो गोडाउन्स भी वही चलाने लगे। तो फिर घड़ी साज का मतलब क्या है? क्योंकि पुलिस ने अपने हलफनामे में जो अदालत को सौंपा है उसमें इस बात का जिक्र किया है, दरअसल यह मेंटेनेंस का कार्य जिसे दिया गया और मेंटेनेंस का कार्य जिसने लिया, उसने जिन ठेकेदारों से काम कराया उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि दरअसल स्थितियां कैसे सस्पेंशन ब्रिज की ठीक होगी। लेकिन आज एक क्षण के लिए मोरबी को भूल जाइए और अपने माथे पर लिख लीजिए हिंदुस्तान यानी भारत, और इंडिया के भीतर में सुप्रीम कोर्ट की मौन सहमति या पार्लियामेंट के भीतर खामोश स्थिति। दोनों परिस्थितियों के बीच आज नीतियों दर नीतियों जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के भीतर में पॉलिसी मेकर्स के सामने हम और आप खड़े कहां पर हैं, हमारी कोई महत्ता है भी या नहीं है। क्योंकि सिलसिले की शुरुआत तो इसी बात से होनी चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने नुमाइंदे हैं जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं जनता की, लेकिन पूंजी के आश्रय वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की, रईसों की, इंडस्ट्रिस्टों की, अलग अलग क्षेत्रों में जिनके पास खूब पैसा है, और उन्हीं के लिए वह नीतियां बनाने का काम भी अपने तौर पर करते चले जाते हैं। आप कहेंगे कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के भीतर माइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए परोक्ष या अप्रोक्ष सांसद जिनका बिजनेस और धंधा माइनिंग के क्षेत्र में चलता है उनकी तादाद है 22। जो अपने तौर पर पूरे तरीके से कॉरपोरेट की स्थितियों से निकल कर आए और पार्लियामेंट में आए पॉलिटिकल पार्टी के माध्यमों से, उनकी संख्या है 92। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का धंधा इस देश के भीतर में करते हैं उन बड़ी कंपनियों से जुड़े हुए 17 सांसद हैं। जो पेट्रोलियम पदार्थ या ऑयल कच्चा तेल होता है उस धंधे से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं उसमें 22 सांसद राज्यसभा में वैसे भी बैठे हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बड़ी कंपनियां, उनसे जुड़े हुए 8 सांसद बैठे हैं। और यह नुमाइंदगी अगर आप लोकसभा के भीतर ले आइएगा तो हम आपको 4 क्षेत्र बतलाते हैं। नाम का जिक्र अपने तौर पर खुद कीजिए आप। दक्षिण भारत से जो लोग आते हैं उनकी तादाद है लगभग 27। पश्चिमी भारत से जो लोग आते हैं उनकी तादाद है 71। नॉर्थ इंडिया से जो आते हैं उनकी तादाद है 69। ईस्ट इंडिया की तरफ से जो आते हैं उनकी तादाद है 22। सेंट्रल इंडिया से जो आते हैं उनकी तादाद है 18। यानी कुल मिला के लगभग 175 से ज्यादा 185 के लगभग सांसद लोकसभा के भीतर भी जो बैठे हुए हैं ना, उनको रसद पानी जो पहुंचाती है वो कॉरपोरेट, रईस, इंडस्ट्रीज, जमींदार, जो कहना है कह लीजिए, वो एक पैसे वालों का पूरा एक चक्रव्यूह है। आपको लगता है इस चक्रव्यूह के भीतर आज घुसना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि जब पुलिस ने हलफनामा दिया है यह कहकर कि दरअसल घड़ी वाले को ब्रिज का काम दिया गया तो होगा क्या,
लकड़ी का बेस को बदलकर वो एल्युमिनियम की 4 मोटी लेयर बिछा देगा, वो समझ नहीं पाएगा कि उसका वजन बढ़ गया। और जिन ठेकेदारों को पुल रिपेयर का काम दिया गया वह उसके योग्य नहीं थे, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज की तकनीक और स्ट्रक्चर की मजबूती के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। लिहाजा ऊपरी सजावट पर ही फोकस और पुल देखने में चुस्त दुरुस्त लेकिन अंदर से कमजोर और खोखला। तो क्या इस देश के पार्लियामेंट्रीज और पार्लियामेंट के जरिए बनने वाली जो पॉलिसी है और इस देश के कॉरपोरेट जो पूंजी कमाने और मुनाफा पाने के हुनर को जीते हैं, एक ऐसे नेक्सस में चीजें तब्दील हो गई है जहां सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ इंतजार करता है कि कोई केस आएगा, लेकिन केस भी इस दौर में किसी देश के बड़े कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं गए। उनके साथ ही क्या सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो जाता है? यह एक सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में इस देश की परिस्थितियों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। हर कोई जानता समझता है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? संसद सर्वोपरि है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोपरि है। इस देश के स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था क्यों खामोश हैं और क्यों सत्ता के अनुकूल बीन बजा रहे हैं? इन परिस्थितियों को समझने के लिए जब हम आपसे नेताओं का जिक्र कर रहे थे तो हमें लगता है कि एक कदम और आगे बढ़ाइए। इस देश की मौजूदा स्थिति क्या है? कितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिशियंस जेल में हैं, कितनी बड़ी तादाद में उनके खिलाफ ईडी के मामले चल रहे हैं, सीबीआई के मामले चल रहे हैं। ये मामलों की परतें खुलती कब है? और जब पॉलिसी बनती है और कहीं पर लूट होती है तो वहां पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे लोग कैसे कूद जाते हैं? इस सिलसिले को भी जैसे ही आप पकड़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि मोरबी दरअसल इस देश का एक राष्ट्रीय मंत्र हो चला है। अनिल देशमुख जब गृह मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तब से जेल में हैं, अभी भी जेल में हैं। नवाब मलिक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, अब तो सत्ता पलट गई। सत्ता पलटने के भीतर भी जो विधायकों की खरीद फरोख्त खुले तौर पर हुई और जिनको खरीदा गया और पैसा जहां से लाया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी मौन अवस्था को तोड़ नहीं सकता है? सवाल खड़ा नहीं कर सकता है? कर सकता है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कह सकता है? कह सकता है। लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इस देश के भीतर में इस देश का राष्ट्रीय मंत्र ही दरअसल मोरबी को बना दिया गया, जो कि नेक्सस के तौर पर हुनर को खत्म करता है और पैसे की ताकत के हिसाब से काम करता है। तो अनिल देशमुख जेल में, नवाब मलिक जेल में, शिवसेना के सांसद बड़े नाम संजय राउत जेल में, सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर वह जेल में, विजय सिंगला पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर वह जेल में, पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के एक सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में एक वह भी जेल में, अनुव्रत मंडल भी जेल में, आजम खान फिर से जेल में, नवजोत सिंह सिद्धू जेल में। 90 लोगों की फहरिस्त है जो राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर नेता हैं। ज्यादा नेताओं के नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर ईडी ने जो लिस्ट दी वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन परिस्थितियों से पहले एक क्षण के लिए मौजूदा राजनीति के नायकों को आप देख लीजिए। इन नायकों की क्या हैसियत है? केजरीवाल मोदी बनने पर उतारू है, मुख्यमंत्री हैं, विदाउट पोर्टफोलियो हैं, कहीं साइन नहीं करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ठंडी पड़ चुकी है, नीतीश कुमार बिहार में फंस चुके हैं, नौकरी भी अब कैसे दें यह भी उनके गले की हड्डी बन चुकी है। शरद पवार, पुलिस, नौकरशाही, अपराधी का जो पूरा नेक्सस था, यह रिपोर्ट 93 की रिपोर्ट है, वोरा कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें इंडिकेशंस दिए गए थे। तब से लेकर अभी तक भारत और गहरी खाई में चलता चला गया है। और ये करप्ट पॉलिटिशियंस के आश्रय, कहीं अगर आपके जहन में चंद्रशेखर राव का नाम आता है तो राज्य की सत्ता अपने पास रहे, इसीलिए निशाने पर मोदी है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी साज सज्जा की है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का करप्ट शख्स फंसता चला जाए। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़े हैं जिसमें बीजेपी का कोई शख्स आपको जेल के भीतर नजर ना आए। बीजेपी के साथ खड़े कॉरपोरेट आप क्लीन चिट देते चले जाएं। इस देश के भीतर में जो पॉलिसी बन रही है वो उन्हीं के हिमायती होंगे जो बीजेपी के साथ खड़े होंगे, यानी हम पाक साफ और सभी के सभी करप्ट। तो सभी के सभी करप्ट की परिस्थितियों में क्या हर कालखंड में इस देश के सांसदों को जेल के पीछे डाल दिया जाना चाहिए था? तो फिर राजनीति चलाएगा कौन? देश चलेगा कैसे? और शायद इसीलिए हमें लगता है कि अगर आप मौजूदा वक्त से हटकर कुछ पहले चले जाएं, उससे पहले जो 10
टॉप मोस्ट करप्ट लोगों के नाम लिए जाते तो उसमें जाहिर तौर पर लालू यादव का भी नाम आता था। फॉर्डर स्कीम में फंसे थे, इंडियन रेलवे जो टेंडर टी निकली थी स्कैम था वो 2005 का, उसमें फंसे थे। फिर पटना जूस सॉयल में 2017 में आया, और अब तो फिर नौकरी के बदले जमीन का मसला भी निकल कर आ गया। लेकिन 3 लोग, इनका निधन हो गया, यह भी अपने तौर पर इनकी पहचान राष्ट्रीय। मुलायम सिंह यादव, पंडित सुखराम, जयललिता, यह भी करप्शन के मास्टर के तौर पर सरकारी दस्तावेजों में नाम दर्ज है। मौजूदा वक्त में मधु कोड़ा जेल में है, माइनिंग स्कैम किया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ए राजा को लेकर अभी भी संशय की स्थिति रहती है। मायावती जो ताज कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना और जो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, सुखबीर सिंह बादल, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, येदियुरप्पा, कैसे कोई भूल सकता है। पूरा का पूरा नेक्सस किस रूप में कर्नाटक में काम कर रहा था और बेल्लारी माइंस का मतलब क्या था। पी चिदम्बरम, आईएनएक्स का मसला मीडिया ग्रुप के साथ उनका जो जुड़ा, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब सत्ता पलटती है तो नए नए किरदारों को खोजती है, नए नए स्कैम निकालती है, और उसके दायरे में सोनिया गांधी भी आती है, राहुल गांधी भी आते हैं। यह हेराल्ड केस का दायरा है। उससे आगे निकलिएगा तो उसके बाद पंजाब के कैप्टन भी आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से ज्यादा संपत्ति। हुडा भी आते हैं, कर्नाटक हरियाणा के कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत भी आते हैं, अशोक चौहान भी आते हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता। टीएमसी के नेताओं के 16 नेताओं की फहरिस्त है। इसमें सुदीप बंदोपाध्याय का नाम भी आएगा, कुणाल घोष का नाम भी आएगा, तपस पाल का नाम भी आएगा, संजय बोस का नाम भी आएगा। यह नाम बढ़ते बढ़ते आरजेडी के तेजस्वी तक जाता है, जिनकी उम्र ही उस दौर में जब थे वो नाबालिग की परिस्थिति में थे, लेकिन उनका नाम दर्ज है। फारूक अब्दुल्ला का नाम भी आएगा। यानी ध्यान दीजिए, वह पॉलिटिकल पार्टी जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसको चैलेंज करने की स्थिति में कहीं भी रहेगी, उसकी घेराबंदी की जाएगी। सवाल घेराबंदी का नहीं है, हम तो सवाल उस नेक्सस का करना चाह रहे थे, जिस नेक्सस को हम चाहते हैं कि आप ऐसा समझिए कि इस देश के भीतर में अक्रॉस द पार्टी लाइन जब चीजें क्रिएट होती हैं तो कैसे क्रिएट होती है। और यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें एक सिर्फ शुरुआत में एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद चीजें आपके जहन में बहुत साफ होगी। नागपुर के करीब जो मिहान का इलाका है, मिहान के इलाके में तमाम इंडस्ट्री निकल कर आए, वहां पर तमाम इंडस्ट्री बननी शुरू हो। इसके लिए प्रोजेक्ट कोई आज से नहीं है, 80 के दशक से चीजें क्रिएट की गई। और जब इस बात का जिक्र हुआ कि वहां किस किस को जमीन चाहिए, तो क्या शिवसेना, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या एनसीपी, क्या जजेस, क्या प्रोफेसर, क्या रईस, क्या किस रूप में पैसे वाले, सभी ने जमीन ले ली। और वहां पर इस बात का जिक्र लगातार होने लगा कि दरअसल यह आने वाले वक्त में एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर होगा जिसमें सब कुछ समा जाएगा। यह प्रोजेक्ट था मिहान। मिहान का मतलब बहुत साफ है कि मल्टी मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो हब एयरपोर्ट एट नागपुर। यही मिहान था और इसी में वो प्रोजेक्ट आना था जो वडोदरा शिफ्ट कर दिया गया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रखने पहुंचे थे, जो टाटा और ताइवान की एक कंपनी को मिलकर जो जहाज बनाने थे उसको नियम से आना था मिहान, वो शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर जो कंपोजिट प्रोजेक्ट बनाने की स्थिति थी उसमें एयरपोर्ट भी था, रोड टर्मिनल था, रेल टर्मिनल था, एसईजेड था, हाउसिंग था, हेल्थ सिटी थी, इंटरनेशनल स्कूल्स थे, होटल्स थे, तमाम तरीके से चीजों को क्रिएट करना था। और देश की ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसने वहां पर अपनी जमी को नहीं बनाया, क्योंकि सबको समझ आया था महाराष्ट्र, नागपुर और उससे सटा हुआ मिहान। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो अभी आपके जहन में महाराष्ट्र और इस देश के रेंगते होंगे ना, उन्होंने भी वहां पर जमीन खरीदी। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश के भीतर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जानकारी जाहिर तौर पर पहले कानून बनाने वालों को ही होती है, यानी नुमाइंदों को ही होती है, जिसे हमने और आपने चुना होता है। वो अगर राज्य के स्तर पर कहिए तो वो हो जाते हैं विधानसभा के भीतर, और नेशनल स्तर पर कहिए तो वो हो जाते हैं पार्लियामेंट्रीज। महिंद्रा सत्यम, कोलन डेवलपर्स, एल&टी इन्फोसिटी, विपुल एंड करमचंद, अंबुजा रियल्टी, इको वर्ल्ड इन्फोटेक, डीएलएफ, एससीएल, विप्रो, टीसीएस, हल्दीराम, इन्फोसिस। हम एक के बाद एक नाम पढ़ते चले जा रहे हैं। यह मिहान के अंदर की जमीन पर जो कंपनियों का कब्जा हुआ है उसके जरिए आगे हम कुछ और साफ करेंगे इनका नाम क्यों पढ़ा। गुरुदेव दत्ता, स्मार्ट डाटा, जिम लैंकोरेज, लुम्पियन फार्मा, अभिजीत एमएडीसी एनर्जी, एग्रोकॉमी, राज तरु स्टूडियो, ड्यूलेक्स, ये सारी चीज़ों का नाम हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जमीन सबके पास है।
और इस देश के भीतर में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो सवाल यह नहीं है कि मोरबी के पुल का मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट अजंता वाले के पास चला गया जिसको कोई अनुभव नहीं था। एक लंबी फहरिस्त है, किसी के पास कोई अनुभव नहीं सिवाय पैसा, और पैसे के आश्रय इस देश के भीतर में हम आपको 8-10 प्रोजेक्ट बतलाते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट तो सड़कों से ही जुड़े हुए हैं, और कुछ आपके जहन में आए तो आप कह सकते हैं कि अच्छा जेवर का हवाई अड्डा, नवी मुंबई का हवाई अड्डा, उनके इर्द गिर्द की जो जमीन बिकी है और खरीदी गई है वो किसने बेची, किसने खरीदी? वहां के लोगों ने बेची, खरीदी किसने? जिसने खरीदी उसके पीछे कोई पॉलिटिशियन था या नहीं था? पॉलिटिशियन था तो उसने पूंजी लगाई या ताकत लगाई, और ताकत लगा दी तो पूंजी इलेक्शन के समय वो कितनी देगा? तो वह नुमाइंदा हो जाता है एक झटके में कॉरपोरेट का। और इस दायरे के भीतर में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जो पनवेल क्षेत्र, कोपरा पनवेल के क्षेत्र में नवी मुंबई के एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, वो भी अडानीज को मिला है। और उस दायरे के भीतर में जो लोग जमीन खरीद रहे हैं उसमें महाराष्ट्र के 18 बड़े पॉलिटिशियंस हैं। 18 बड़े पॉलिटिशियंस, 22 छोटे पॉलिटिशियंस, कुल मिला के 40 पॉलिटिशियंस हैं। जो जेवर हवाई अड्डा है उसके इर्द गिर्द की जमीन में किसी किसी कंपनियों के मार्फत, और पॉलिटिशियंस की जो तादाद है, इनकी तादाद 100 से ज्यादा है। जो उत्तर प्रदेश और इस देश की राजनीति को साजते हैं वो जेवर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द की जमीनों को खरीदने वालों में उनकी शुमारी है। वो अलग अलग रास्तों से खरीदारी करते हैं, और ऐसे भीतर में हमें लगता है कि इस देश के भीतर में जैसे ही शुरुआत होती है ना कि यहां नेशनल हाईवे बनेगा, उसके इर्द गिर्द की जमीन बिकनी शुरू हो जाती है। खरीदता कौन है? पॉलिटिशियंस के पास पैसा आता कहां से? और पॉलिटिशियन के पास पैसा नहीं है तो वो अपने राजनीतिक विशेषाधिकार, ताकत के जरिए उन कंपनियों को खरीद देता, या वह कंपनियां जो उसको अभी तक फंडिंग करती रही, उन कंपनियों के साथ जुड़कर वो भविष्य की पूंजी को जमा करता है। इसीलिए भारत में बड़ी पूंजी है, बड़ी तादाद में पूंजी है। यहां कोई पूंजी में सेंध नहीं लगा सकता, यह अलग मसला है। वह सिमटी हुई है, और सिमटे हुए दायरे में सेंध लगाने की स्थिति में इस देश की कोई राजनीतिक सत्ता आ नहीं सकती। यह खेल बराबरी का होता है। इस खेल के आश्रय चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव जितवाए जाते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, बिकने को तैयार होते हैं। सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, मंत्रिमंडल का मिलना और छिन जाना यह भी उसके समानांतर रेंगता है। और इन सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस देश की सत्ता को संभाले हुए अब बीजेपी का नाम आता है। कहते हैं कोई विधायक और सांसद अपने बूते पैसा ना कमाए, कमाए तो इतना परसेंट वह पार्टी फंड में डाले, नहीं डालेगा तो उसकी नौकरी गई, अगले बार टिकट नहीं मिलेगा, मंत्री है तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यह एक पूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से अछूती कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कोई भ्रम ना पालिए कि कांग्रेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भ्रम नहीं। जो कांग्रेस की इमारत जब जर्जर दिखाई देती है तो उसमें बैठे हुए जो रईस होते हैं वो करोड़ों अरबों के मालिक होते हैं। अब क्या करेंगे? सत्ता जिस जिसने भोगी, पैसा उसके करीब आया, और आते आते इस देश में हुनर गायब हो गया, प्रोफेशनलिज्म गायब हो गया, महत्वपूर्ण पूंजी हो गई, पूंजी पर टिका हुआ इस देश का पॉलिटिकल तंत्र हो गया, और पॉलिटिकल तंत्र को ही इस देश में देश मान लिया गया। सत्ता जिसके पास वही देश चला रहा है। अहमदनगर धोलेरा, जो कि गुजरात में लगभग 109 किलोमीटर की सड़क बनेगी, धोलेरा और अहमदनगर के बीच में 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन वहां जो जमीन की खरीद हुई है वो लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा की हो गई। अब आप क्या करेंगे? अमृतसर से जामनगर तक बीच में राजस्थान आता है, जो सबसे बड़ा इलाका घेरता है। यह भी 109 किलोमीटर का है, 3500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके भीतर जो खरीद फरोख्त हुई है, राजस्थान के लगभग 21 ऐसे विधायक हैं जो सीधे सीधे उस जमीनों से जुड़े हुए हैं, जो जमीन इस अमृतसर जामनगर सड़क के इर्द गिर्द घूमी हुई है। द्वारका में सड़क बननी है, वहां पर भी 29 किलोमीटर की सड़क, 8662 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें भी गुजरात के पॉलिटिशियनों की भागीदारी जबरदस्त है। मुंबई नागपुर सबसे बड़ी महाराष्ट्र के भीतर की लेकर 701 किलोमीटर। हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि 55,000 करोड़ का ये बजट है पूरा का पूरा मुंबई नागपुर के भीतर का। लेकिन जो जमीन खरीदी गई है, ऐसा कोई जिला नहीं, खास तौर से 18 जिले के जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, लेकिन उन्होंने इसके इर्द गिर्द की जमीन में अपनी हिस्सेदारी बना ली है किसी कंपनी के मार्फत। इस दौर में रेड बहुत होते हैं, तो कंपनियों के जरिए चीजों को आगे बढ़ाई जाती है। और वो कंपनी को जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट से जुड़ी हो, माइनिंग से जुड़ी हो, वो हो सकता है कुछ भी बनाती हो,
इस देश के रियल एस्टेट से नहीं, बल्कि इस देश के भीतर में रिटेल सेक्टर से जुड़ी हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली अमृतसर कटरा ये 670 किलोमीटर की सड़क है, 39,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और दिल्ली मुंबई खासतौर से इसके जिक्र की जरूरत है, कई राज्यों से होते हुए सड़क, यह लगभग 1,03,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके इर्द गिर्द की जमीनों पर जो काबिज हुए हैं और जो अपने तरीके से चीजों को चलाएंगे, वह दरअसल उस दायरे में आते हैं 3 लाख करोड़ से ज्यादा की जमीन की बिक्री इस दौर में हुई है। यह पैसा कहां से आया, किसका पैसा था, और जिन्होंने खरीदा और जिन मार्फत खरीदा और जिन पॉलिटिशियंस का सहयोग रहा, जो एनओसी दिलाने से लेकर हर दस्तावेज को क्लियर करते चले जाते हैं, यह पूरा का पूरा नेक्सस तोड़ेगा कौन? कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि नेक्सस तोड़ने वाला ही नेक्सस बना रहा है। टूटेगा कैसे नेक्सस? इस दायरे के भीतर में जो मुंबई की कोस्टल रोड है 10 किलोमीटर की, 12,750 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और जानकारी मिलती है कि यहां भी खेल हो रहा है। बुंदेलखंड खास तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है, 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 296 किलोमीटर की सड़क बननी है। सड़क बनने को लेकर भी इस देश के भीतर में जो ताकतवर लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन्हों को टेंडर मिल गया। उसके बाद उस पूरे इलाके के भीतर में खेती और पानी तो वहां ऐसे भी सूखी हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किस रूप में खड़ा करना है, इसमें 14,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर जो खर्चा पानी जो निकल के आया, हमारी टीम ने निकाला, वो लगभग 72,000 करोड़ का खेल हो चला है यहां पर। अब आप क्या करेंगे? रायपुर विशाखापट्टनम 464 किलोमीटर का ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या छत्तीसगढ़ और क्या तेलंगाना और क्या आंध्र प्रदेश, इस पूरी पट्टी के भीतर रईसों की तादाद, जो सड़क के इर्द गिर्द चीजों को कैसे रचना बसाना है, उनका पूरा का पूरा हुक्म चलता है, आदेश चलता है, और सत्ता को वो फंडिंग करते हैं और सत्ता उनके अनुकूल एनओसी तैयार कर देती है। इस बात का जब हम जिक्र कर रहे थे, तो मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री बने, तो माइनिंग के क्षेत्र में जो वो एनओसी का खेल करते थे, उसी में हजारों करोड़ रुपया वो कमाते चले गए। अभी जेल में है, लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलए मुख्यमंत्री बन जाए और उसके बाद क्या खेल हो। और या फिर दूसरी तरफ नई स्थिति है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की दिशा में कैसे चीजें बढ़ती चली जाती हैं, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन हम बार बार लौटना चाहते हैं आपके साथ उस मोरबी की तरफ, जिसमें पुलिस के हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल यह तो होना ही था। यह मौन लाइन है, खामोश लाइन है, यह तो होना ही था, क्योंकि ठेकेदार को कुछ जानकारी नहीं, मेंटेनेंस कंपनी को कोई जानकारी नहीं, चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, अंदर से खोखली और खाली हो गई है, यह तो गिरना ही था। तो इस देश की स्थिति के भीतर जो चकाचौंध आपको गाहे बगाहे अलग अलग प्रोजेक्ट में दिखाई देती है, हम कुछ प्रोजेक्ट के नाम मौजूदा वक्त के जरिए पढ़ देते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आने वाले वक्त में इस देश का क्या होना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जरूरत किसे पड़ी, क्यों पड़ी? पार्लियामेंट मौजूद है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक मौजूद है, सचिवालय मौजूद है, क्यों पड़ी? कोई बताएगा इस बात को लेकर? बुलेट ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी थी? बुलेट ट्रेन को लेकर जापान के साथ जो गलबहियां डाली गई और कहा गया 1% पे पैसा मिलेगा, वो बुलेट ट्रेन के दायरे में क्यों चीजें सिमट गई? क्यों सपना किसने देखा था? सपना स्मार्ट सिटी का सपना किसने देखा? हर गांव को, एक एक गांव को गोद लेने का सपना किसने देखा? गंगा सफाई का सपना किसने देखा? डिजिटल इंडिया का सपना किसने देखा? सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का सपना कौन देख रहा है? भारत के भीतर जहां पूंजी होगी, जिस रूप में पूंजी होगी, ये सभी दरअसल घड़ी साज ही हैं। सवाल एक अजंता कंपनी का नहीं है, इस देश को चलाने वाले पार्लियामेंट्रीज और सत्ता और सरकार भी घड़ी साज की तरह ही हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, चमकाना जानते हैं। अंदर से ये खोखला और खाली हो चला है, पता नहीं किस दिन गिर जाए। मोरबी का पुल था, लोग थे, गिर गया। इस देश के भीतर लोग हैं, हर 5 बरस में चुनाव है, पता नहीं किस चुनाव के वक्त कैसे ये ढहढहा के गिर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।